कहानी का ये 12वां भाग देखने से पहले इसके पहले सभी भाग अवश्य देखें। वक्त रेत की तरह हाथों से फिसलता जा रहा था और खतरा युवराज की तरफ बढ़ रहा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कहाँ जाए, किससे मदद मांगे। इतनी बड़ी दुनिया में उसकी मदद करने वाला कोई है भी तो नहीं जिससे वो हक से मदद मांग सके। हर तरफ से हार कर वो निराश होकर चली जा रही थी कि तभी अचानक उसे विराट का ख्याल आया। विराट का ख्याल आते ही उसकी आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। वैसे तो विराट से किसी भी तरह की मदद मांगना उसे किसी भी हाल में मंजूर नहीं था, मगर मामला युवराज की जिंदगी का था। विराट के लिए उसकी नफरत, उसका गुस्सा युवराज की जिंदगी के आगे सब खोखला था। अपने युवराज के लिए तो विराट के आगे हाथ फैलाने को भी तैयार थी। विराट का ख्याल आते ही वो एक टैक्सी में बैठकर विराट के गेस्ट हाउस की तरफ चल पड़ी, मगर वहां से उसे पता चला कि विराट कुछ देर पहले ही कहीं चला गया। नौकर से कहकर परिणीता ने वहां के लैंडलाइन फोन से ही विराट के मोबाइल पर फोन लगाया ताकि फोन पर उसे सब बता सके, मगर विराट ने फोन भी नहीं उठाया। हार कर परिणीता अस्पताल की तरफ चल पड़ी। थकी हारी हताश थी परिणीता, भागी भागी अस्पताल पहुंची। उसकी आंखों में अपनी बेबसी के लिए आंसू आ रहे थे। वो पूनम के पास पहुंच गई तो पूनम ने उसे बताया कि युवराज का ऑपरेशन शुरू हो चुका है। ये सुनते ही परिणीता के और भी आंसू बहने लगे। आंसू से भीगी आंखों से परिणीता ने हैरानी से पूनम को देखा। परिणीता उसका हाथ पकड़कर बोली, क्या ये क्या कह रही है तुम? ऑपरेशन शुरू हो चुका है, मगर कैसे? मैं पैसों का इंतजाम तो नहीं कर पाई, फिर पैसे कहाँ से आए और इतने पैसे किसने दिए? पूनम बोली, विराट सर ने। परिणीता अचरज से बोली, क्या विराट? हाँ परिणीता, विराट सर। मैं जानती थी कि तुम इतने पैसों का इंतजाम नहीं कर पाओगी और विराट सर के पास भी तुम नहीं जाओगी, इसलिए मैंने उन्हें फोन करके सब बता दिया। जैसे ही उन्हें पता चला वो उसी वक्त यहाँ चले आए। परिणीता चौंक कर बोली, तुम्हें विराट के बारे में क्या पता है? पूनम कुछ कहने ही वाली थी कि तभी वहां विराट आ गया। विराट को देखकर परिणीता विराट के पास जाकर रोते हुए बोली, कैसा है युवराज? वो ठीक तो हो जाएगा ना? उसे कुछ होगा तो नहीं? डॉक्टर ने क्या कहा? विराट उसे शांत करते हुए बोला, काम डाउन परिणीता, रिलैक्स, उसका ऑपरेशन हो रहा है। जो डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे हैं आज तक उनका कोई भी ऑपरेशन फेल नहीं हुआ। तुम हौसला रखो, सब ठीक होगा। परिणीता की जान निकली जा रही थी। मैं युवराज के बिना नहीं जी सकती, उसके सिवा मेरा और है ही कौन? अगर उसे कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊंगी। बेवकूफी की तरह बातें मत करो, कुछ नहीं होगा युवराज को, विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। फिर विराट ने पूनम को इशारा किया तो पूनम परिणीता को लेकर सीट पर बैठ गई। ऑपरेशन थिएटर में युवराज का ऑपरेशन चल रहा था और बाहर परिणीता के साथ विराट की भी सांसें गले में अटकी हुई थी। परिणीता निढाल से बैठी उम्मीद भरी नजर से बस ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे को देख रही थी तो विराट बेचैनी से ऑपरेशन थिएटर के बाहर चक्कर लगा रहा था। विराट को एक पल के लिए भी चैन नहीं था। उसका बेटा अपनी जिंदगी से जूझ रहा था तो उसे सुकून कैसे होता? पूनम परिणीता को संभाल रही थी। युवराज का ऑपरेशन कामयाब रहा। अब उसकी जिंदगी को कोई खतरा नहीं था। इस खबर ने सिर्फ युवराज को ही नहीं, परिणीता को भी जैसे नई जिंदगी दी थी। पूरे ऑपरेशन के दौरान वो लगातार भगवान से युवराज की जिंदगी के लिए दुआ मांगती रही थी। आंखों से आंसू एक पल के लिए भी नहीं थमे थे। परिणीता ने यह भी महसूस किया था कि विराट ने एक पिता के सारे फर्ज निभाए थे। उसने न सिर्फ निढाल हुई परिणीता को संभाला था, बल्कि ऑपरेशन के समय डॉक्टर को जिस चीज की या जिस दवाई की जरूरत पड़ी वो विराट खुद भाग भाग कर लेकर आया। और जब ऑपरेशन के वक्त युवराज को खून की जरूरत पड़ी तो विराट ने युवराज को अपना खून दिया। युवराज की फिक्र में वो एक पल चैन की सांस नहीं ले पाया था। जो विराट परिणीता की नजरों में सिर्फ एक गलत इंसान की हैसियत रखता था, उसी विराट में आज उसे एक पिता नजर आ रहा था जो अपने बच्चे के लिए फिक्रमंद था। हालात का तकाजा था कि जिस युवराज पर वो विराट का साया भी पड़ने देना नहीं चाहती थी, आज उसी की वजह से युवराज को एक नई जिंदगी मिली थी। और ये भी वक्त का ही तकाजा था कि आज परिणीता को ये भी बुरा नहीं लगा कि विराट ने ऑपरेशन के फॉर्म में पिता की जगह पर अपना नाम लिखा था। उस वक्त परिणीता को इतना होश ही कहाँ था कि वो इस बारे में विराट से बहस कर सके, या फिर उसे इस वक्त सच्चाई कबूल करने में ही युवराज की भलाई नजर आ रही थी।
कुछ दिन अस्पताल में रहकर परिणीता युवराज को घर ले आई। विराट अस्पताल में एक दो बार युवराज को देखने आया, फिर उसके बाद वो युवराज से मिलने नहीं आया। युवराज अक्सर परिणीता से विराट के बारे में पूछता कि वो उससे मिलने क्यों नहीं आते, मगर परिणीता युवराज के सवालों का कोई जवाब नहीं दे पाती। मगर युवराज का विराट के लिए इस तरह परेशान होना और हर रोज उसके आने की राह देखना परिणीता को चिंता में डाल देता, क्योंकि डॉक्टर के मुताबिक युवराज के दिमाग पर थोड़ा सा भी तनाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके सिर के अंदर का जख्म अभी ताज़ा है, उसे ठीक होने में वक्त लगेगा, तो उस पर तनाव उसके जख्म के लिए हानिकारक हो सकता है। धीरे धीरे युवराज की हालत में सुधार होने लगा। परिणीता को भी ऑफिस से छुट्टी किए हुए काफी दिन हो चुके थे। इन दिनों वो रात दिन सिर्फ युवराज की देखभाल कर रही थी। जब युवराज की हालत थोड़ी ठीक होने लगी तो उसकी मकान मालकिन ने उससे कहा कि वो अपने काम पर जाए, युवराज का ख्याल वो रख लेंगे। जब युवराज ने भी उसे ऑफिस जाने की परमिशन दे दी तो वो ऑफिस जाने को तैयार हो गई। लगभग 10 दिनों के बाद परिणीता आज ऑफिस आई थी, लेकिन ऑफिस में पहले दिन आते ही उसे अपने और मैनेजर के बीच नाजायज संबंधों की अफवाहें सुनने को मिली। पूरे ऑफिस में ये अफवाह आग की तरह फैली हुई थी कि परिणीता के मैनेजर के साथ संबंध है और उन दोनों के संबंधों का गवाह वहां का प्यून था। उसके मुताबिक उसने कई बार परिणीता को मैनेजर के साथ आपत्तिजनक अवस्था में देखा था। मैनेजर भी चटखारे ले लेकर अपने और परिणीता के संबंधों का बखान कर रहा था। पूरे ऑफिस में परिणीता बदनाम हो चुकी थी। हर कोई उसे नीची नजर से देख रहा था। स्टाफ के सभी लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे और आदमी रंग बिरंगे फिक्रे कस रहे थे। 5 साल लगे थे उसे इस ऑफिस में इज्जत कमाने में और आज वो सारी इज्जत धूल में मिल गई थी। 7 साल के बाद आज एक बार फिर उसके चरित्र पर लोग उंगली उठा रहे थे। बिना किसी कसूर के उसे एक बार फिर सजा मिल रही थी। परिणीता को आज फिर अपना अतीत दोहराता हुआ नजर आ रहा था। हर किसी की नजर में परिणीता गुनहगार थी, मगर इस सब में उंगली सिर्फ परिणीता पर उठ रही थी। कोई भी मैनेजर पर उंगली नहीं उठा रहा था, क्योंकि वो एक मर्द था और औरत और मर्द के नाजायज संबंधों का दोष सिर्फ औरत पर ही लगाया जाता है, मर्द पर नहीं, क्योंकि मर्द तो हर हाल में चरित्रवान ही होता है। चरित्रहीन तो सिर्फ औरतें होती हैं। कुछ ऐसा ही नजारा यहाँ आज ऑफिस में भी था। बेकसूर परिणीता सबकी नजरों में गुनहगार बन चुकी थी और उसके साथ अपने संबंध का इकरार करने वाला मैनेजर सबके साथ हंस हंस कर बातें कर रहा था और परिणीता की हो रही बदनामी के मजे ले रहा था। परिणीता ने हसरत भरी निगाहों से पूनम को देखा कि वो उसकी साइड की बात करेगी, मगर पूनम भी उसे ही कसूरवार मान रही थी। पूनम बोली, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी परिणीता। अगर अकेलापन इतना ही खटक रहा था तो किसी से शादी कर लेती, इसलिए किसी के साथ। छी। परिणीता बोली, पूनम तू भी मुझे गलत समझ रही है, तो तू मुझे अच्छी तरह से जानती है, एक तू ही तो मेरी दोस्त है। पूनम बोली, दोस्त थी, मैं ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं रखती जो दोस्ती का मतलब भी नहीं जानते। अगर मैनेजर के साथ तेरा कुछ था तो मेरे सामने हमेशा उनकी बुराई क्यों करती रहती थी? अच्छी दोस्ती निभाई तुमने, दिल में कुछ और जुबान पर कुछ और। परिणीता उसे हैरानी से देखकर बोली, पूनम ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। सबके साथ पूनम ने भी उसे ही कसूरवार मान लिया। उसे भी परिणीता पर भरोसा नहीं रहा था। इस जरूरत के समय उसने भी उसका साथ छोड़ दिया था। एक बार फिर परिणीता सवालों के कटघरे में अकेली खड़ी थी और उसे कहीं से किसी मदद की भी उम्मीद नहीं थी। पूरे ऑफिस में परिणीता की बदनामी करके मैनेजर खुशी से झूमता हुआ उसके पास आकर मक्कारी से मुस्कुराता हुआ बोला, देखा परिणीता, ये है तुम्हारे पहले चाटे का जवाब। बहुत गुरूर है ना तुम्हें अपने आप पर। आज मैंने तुम्हारा वो सारा गुरूर मिट्टी में मिला दिया। अभी भी वक्त है, मेरी बात मान लो, वरना दूसरे चाटे का जवाब इससे भी भयानक होगा। यह कहकर वो वासनामयी नजर से उसे देखता हुआ आगे निकल गया। परिणीता दर्द भरे आंसू आंखों में भरकर उसे घूरती रह गई। परिणीता बेचैन सी होकर अपनी चेयर पर बैठ गई। ऑफिस में हर किसी की नजर उसे कांटों की तरह चुभ रही थी और हर नजर उसे ऐसे घूर रही थी जैसे कि वो कोई चोर हो। वो सर झुकाकर ऐसे बैठी थी कि जैसे चोरी करती पकड़ी गई हो। उसका मन कर रहा था कि जमीन फट जाए और वो उसमें समा जाए,
लेकिन सीता माता जैसे भाग्य उसके कहा, जो धरती में समाकर अपनी पवित्रता का प्रमाण दे सके। मगर अब उसका इस ऑफिस में रहना मुश्किल था। हर किसी की नजर में एक सवाल बनकर वो नहीं रह सकती थी, और ना वो हर किसी को अपनी बेगुनाही का सबूत दे सकती थी। विराट को जो करना है वो करे, मगर अब वो यहाँ और नहीं रह सकती। उसने जल्दी से अपना रेजिग्नेशन लेटर टाइप किया और विराट के केबिन की ओर चल पड़ी। जैसे ही वो केबिन का दरवाजा खोलकर केबिन के अंदर जाने लगी कि तभी उसके कानों में विराट की गुस्से से कड़कती आवाज पड़ी। विराट की आवाज सुनकर परिणीता के कदम वहीं रुक गए और वो थोड़ा सा दरवाजा खोलकर अंदर झांक कर देखने लगी, और अंदर देख और सुनकर वो हैरान रह गई। अंदर विराट प्यून को डांट कर पूछ रहा था, हम तुम्हारी बकवास नहीं सुनना चाहते, सच सच बताओ हमें, इन अफवाहों के पीछे किसका हाथ है? प्यून बोला, मैं सच कह रहा हूँ साहब, ये अफवाहें नहीं है। मैंने कई बार मैनेजर साहब और परिणीता मैडम को एक साथ देखा है, वो भी ऐसी हालत में कि बताने में भी शर्म आती है साहब। विराट ने प्यून के मुंह पर एक जोर का घूंसा मारा और फिर उसे गिरेबान से पकड़कर बोला, झूठ बोल रहे हो तुम, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर भगवान भी आकर हमसे कहें, हम तब भी ये नहीं मान सकते। बताओ हमें, तुम्हें ये अफवाहें फैलाने के लिए मैनेजर ने कितने पैसे दिए, बताओ हमें। विराट ने उसे झंझोड़ दिया। प्यून बोला, नहीं साहब, उन्होंने मुझे कोई पैसे नहीं दिए। विराट बोला, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी बकवास हम मान लेंगे? ये हवाएं अपना रुख बदल सकती हैं, बहता पानी अपनी दिशा बदल सकता है। एक बार भगवान भी गलत हो सकते हैं, मगर परिणीता कभी गलत नहीं हो सकती। वो कोई मोम की गुड़िया नहीं जो जरा सी आंच में पिघल जाएगी। वो आग है, जो उसके करीब जाएगा वो जल जाएगा। उस मैनेजर की इतनी औकात नहीं जो परिणीता की ताप को झेल सके। परिणीता इतनी पाक है, उतना पाक तो पुण्य भी नहीं होगा, और तुम कहते हो कि तुमने उसे। विराट ने फिर उसके जबड़े पर एक घूंसा मारा। वो लड़खड़ाता हुआ दूर जा गिरा। विराट फिर उसके पास जाकर उसे कमीज के कॉलर से पकड़कर उठाते हुए बोला, अब अगर तुमने हमें सच्चाई नहीं बताई तो हम तुम्हें इसी वक्त नौकरी से निकाल देंगे, और हम इस बात का पूरा ख्याल रखेंगे कि दोबारा तुम्हें कहीं दूसरी नौकरी ना मिले। नौकरी से निकालने की धमकी से डरकर प्यून विराट के पैरों में गिर गया। नहीं साहब, मुझे नौकरी से मत निकालिए, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। विराट गुस्से में बोला, तो फिर बताओ सच क्या है? फिर प्यून ने उस दिन मैनेजर और परिणीता के बीच जो बात हुई और परिणीता ने मैनेजर को थप्पड़ मारा, तो उससे थप्पड़ का बदला लेने के लिए मैनेजर ने उसे ऐसी छोटी अफवाहें फैलाने के लिए पैसे दिए थे, और पैसों के लालच में उसने वो सारी अफवाहें फैलाई थी। परिणीता विराट की बातें सुनकर हैरान रह गई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि विराट उस पर इतना अटूट विश्वास करता है। वो सब देखकर परिणीता फूट फूट कर रो पड़ी और भागती हुई ऑफिस से बाहर निकल गई। फिर विराट ने मैनेजर को बुलाकर उससे भी पूरी सच्चाई उगलवा ली, और वो सब जो उन्होंने उसे बताया वो सब उनसे सारे स्टाफ के सामने बताने को कहा। नौकरी जाने के डर से उन दोनों ने सबके सामने सारी सच्चाई उगल दी। विराट ने उन दोनों को सबके सामने परिणीता से माफी मांगने को कहा और मैनेजर को वार्निंग दी कि वो आगे से परिणीता से दूर रहे, वरना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। परिणीता ऑफिस से बाहर निकलकर सीधी अपने घर आई और आकर ऑफिस में जो हुआ वो सोचने लगी। उसके बारे में विराट के कहे शब्द अब तक उसके कानों में गूंज रहे थे। उसे अब तक यकीन नहीं आ रहा था कि विराट उसके बारे में ऐसा कह रहा था। वो क्यों उस पर इतना यकीन करता है, आखिर क्यों? परिणीता अपने बिस्तर पर लेटी आज ऑफिस में हुए वाकये के बारे में सोच रही थी कि ऑफिस में हुई इतनी बदनामी के बाद अब वो ऑफिस तो हरगिज नहीं जा पाएगी। तो अब वो क्या करेगी, कहाँ जाएगी? अब तो पूनम ने भी उसका साथ छोड़ दिया। पूनम के साथ उसे मुश्किलों से लड़ने का हौसला मिलता था, लेकिन लोगों की बातों में आकर पूनम ने इतने सालों का साथ छोड़ दिया। क्या उसकी दोस्ती और विश्वास इतने कमजोर थे? वो सोच ही रही थी कि तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। ठक ठक ठक। परिणीता ने अपने मन में सोचा, इस वक्त कौन होगा? शायद युवराज होगा। आंटी ने आते हुए देख लिया होगा तो युवराज को लेकर आई होंगी। सोचते हुए परिणीता ने दरवाजा खोला तो अपने सामने देखकर हैरान रह गई। तुम? परिणीता ने गुस्से से कहा। उसके सामने मुस्कुराती हुई पूनम खड़ी थी। पूनम बोली, हाँ मैं। अब क्या लेने आई हो यहाँ? परिणीता ने गुस्से से कहा तो पूनम बोली,
अपने दोस्त से मिलने आई हूँ, कहकर पूनम परिणीता को साइड में करके खुद अंदर चली गई। परिणीता चिढ़कर बोली, दोस्त? कैसी दोस्त? तब कहाँ गई थी तुम्हारी दोस्ती, जब सब लोगों की तरह तुम भी मुझे बातें सुना रही थी? सबकी तरह तुमने भी मुझे गलत समझा। पूनम कोई कुछ भी कहे, मगर तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। और एक वो जिससे मुझे कोई उम्मीद ही नहीं थी, उसे मुझ पर इतना भरोसा था। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि वो मेरे बारे में ऐसा सोचता है। जो उम्मीद मुझे तुमसे थी वो। पूनम परिणीता की बात बीच में काट कर मुस्कुराकर बोली, मगर वो मैंने सच में थोड़ी ही ना कहा था, वो तो मैं नाटक कर रही थी। परिणीता हैरानी से बोली, नाटक? इतना घटिया नाटक? मगर क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि ये दुनिया तुम्हें कितना भी गलत समझे, एक बार को मैं भी तुम्हें गलत समझ सकती हूँ, मगर विराट सर तुम्हें कभी गलत नहीं समझेंगे। उनका तुम पर विश्वास अटूट है। परिणीता बोली, तुम? पूनम के मुंह से ऐसी बातें सुनकर परिणीता हैरान हो गई। वो बेड पर बैठ गई और बोली, तुम विराट के बारे में इतना कैसे जानती हो? क्या जानती हो तुम उसके बारे में? पूनम बोली, वो सब कुछ जो तुमने मुझे नहीं बताया। परिणीता का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। क्या? पूनम उसके पास बेड पर बैठते हुए बोली, परिणीता वो प्यार करते हैं तुमसे, शादी करना चाहते हैं तुमसे। परिणीता बोली, शायद उसने तुम्हें ये नहीं बताया कि उसने मेरे साथ क्या किया है। जानती हूँ, उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया है। परिणीता उसकी तरफ देखकर बोली, और फिर भी तुम उसकी तरफ दारी कर रही हो? पूनम बोली, हाँ, क्योंकि उन्होंने जो किया उसका उन्हें पछतावा है। प्रायश्चित की आग में जल रहे हैं वो। परिणीता, मुझे लगता है कि तुम्हें उन्हें माफ कर देना चाहिए। परिणीता उसे घूर कर बोली, यह उसने तुम्हें मुझसे कहने के लिए कहा है? पूनम बोली, नहीं, मुझे खुद ऐसा लगता है। गलत लगता है तुम्हें। उसे माफ करना तो दूर की बात है, मैं उसकी सूरत भी देखना नहीं चाहती। पूनम बोली, तुम्हारा गुस्सा अपनी जगह जायज है परिणीता, मगर एक बार जरा प्रैक्टिकल होकर सोचो जरा। उस दिन अगर विराट सर ना होते तो युवराज को हम कैसे बचाते? शायद हम खो चुके होते। और आज जब पूरे ऑफिस में लोग तुम पर उंगली उठा रहे थे तो सिर्फ एक विराट सर ही थे जिन्हें तुम पर पूरा भरोसा था। और सिर्फ उन्होंने तुम पर भरोसा ही नहीं किया, बल्कि सब लोगों के सामने उस घटिया मैनेजर की सच्चाई लेकर भी आए। परिणीता हैरानी से बोली, क्या? हाँ परिणीता, मैनेजर ने खुद अपनी जुबान से सबके सामने कबूल किया है कि उसने भी उनको पैसे देकर ये अफवाहें फैलाई थी ताकि तुम पूरे ऑफिस में बदनाम हो जाओ। परिणीता आंखें बड़ी करके बोली, तुम सच कह रही हो? उसने सबके सामने कबूल किया? सब लोग मान गए कि वो सब झूठ था? मेरे और उस घटिया इंसान के बीच कुछ नहीं है? हाँ परिणीता, सब लोग तुमसे बहुत शर्मिंदा हैं, तुमसे माफी मांगना चाहते हैं। सबने उस मैनेजर को बहुत लानत डाली है और ये सब विराट सर की वजह से हुआ है। उन्होंने मैनेजर को अच्छा खासा सबक सिखाया है। अब वो तुम्हें कभी आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। सोचो परिणीता, अगर आज विराट सर ना होते तो क्या होता? वो मैनेजर अपने मंसूबों में कामयाब हो ही जाता। परिणीता उदास होकर बोली, पूनम, मैं आज जिस हाल में हूँ, मुझे उस हाल तक पहुंचाने वाला वो विराट ही है। कैसे भूल जाऊं मैं कि उसकी वजह से मैंने क्या क्या सहा है। पूनम बोली, आपने उस गलती के लिए पछता रहे हैं? वो गलती नहीं पूनम, गुनाह किया है उसने, और माफी गलतियों की होती है, गुनाहों की नहीं। पूनम उसे समझाते हुए बोली, वो जो कुछ भी था उन्हें अपने किए का पछतावा है। सालों से पश्चाताप की आग में जल रहे हैं वो। क्या तुम्हें उनकी आंखों में पश्चाताप का दर्द दिखाई नहीं देता? परिणीता बोली, नहीं देता पूनम, क्योंकि मैंने उससे नहीं कहा पश्चाताप करने के लिए, और मैं उसे क्या दर्द दूंगी? मैं तो खुद उसकी लगाई हुई आग में जल रही हूँ। जो दर्द उसने मुझे दिया है, उस दर्द के सिवा उसका पछतावा नहीं हो सकते। मगर परिणीता, सियाने कहते हैं ना कि माफ कर देने में ही बड़ापन है, तो फिर तू? परिणीता बोली, ये बड़ी बड़ी बातें कहने में बहुत अच्छी लगती हैं, मगर जब खुद पर बीतती है ना तो यही बातें खोखली हो जाती हैं। मगर परिणीता, अगर कोई इंसान गलती करके उसे सुधारना चाहता है तो उसे सुधारने का एक मौका तो देना ही चाहिए ना। कैसा मौका, और क्यों दूं उसे मौका? उसकी वजह से मैं एक जिल्लत भरी जिंदगी जी रही हूँ। बेगुनाह होते हुए भी लोगों की नजरों में गुनहगार हूँ, और वो गुनाह करके भी बेगुनाह है। मेरी जिंदगी तबाह करके वो बड़ी इज्जत और शान से जी रहा है। उसका तो कुछ नहीं गया, मगर मेरे पास कुछ नहीं बचा सिर्फ उसकी वजह से। नहीं पूनम, मैं उसे नहीं माफ कर सकती, इस जन्म में तो कभी नहीं। मगर वो तुमसे प्यार करते हैं,
तो क्या मैंने कहा कि वो मुझसे प्यार करे? परिणीता एकदम गुस्से से चीख पड़ी। देख पूनम, अगर तू मेरी दोस्त बनकर आई है तो ठीक है, लेकिन अगर तू उस विराट की वकील बनकर उसकी वकालत करने आई है तो दरवाजा उस तरफ है, तू जा सकती है। पूनम मुंह बनाकर बोली। परिणीता, तू मुझे जाने के लिए कह रही है, अपने दोस्त को? परिणीता बोली, इस वक्त तो मुझे मेरी दोस्त कम और उसकी वकील ज्यादा लग रही है। देख पूनम, मैनेजर के मामले में उसने जो मेरी मदद की उसके लिए मैं उसे थैंक्स कह दूंगी, और रही युवराज के इलाज के पैसों की बात, तो यकीन रखो मैं उसका एक एक पैसा लौटाऊंगी। वैसे भी परिणीता को किसी का कर्ज रखने की आदत नहीं है। पूनम बोली, ये मत सोचना परिणीता कि मैं अपने किसी फायदे के लिए तुझसे ये सब कह रही हूँ। मेरा यकीन करो, मैं दिल से ये चाहती हूँ कि तेरी जिंदगी संवर जाए, कोई फिर से तेरी जिंदगी में प्यार बनकर आए और तेरी इस मुरझाई हुई जिंदगी में खुशियों के फूल खिल जाए। सपने कभी सच नहीं होते पूनम, और उजड़ी हुई बगिया में कभी बहारें नहीं आती। वैसे ही मुरझाए हुए फूलों को कभी खुशबू नहीं मिलती। परिणीता के चेहरे पर उदासी आ गई और आंखों से आंसू छलक पड़े। उसके उदास चेहरे को देखकर पूनम सोच में पड़ गई। आखिर क्या है इनकी जिंदगी का अंजाम? परिणीता और विराट इस वक्त नदी के दो किनारों की तरह हैं, जो एक दूसरे से जुड़े होकर भी एक दूसरे से कोसों दूर हैं। विराट परिणीता से जितनी ज्यादा मोहब्बत करता है, परिणीता उतनी ही ज्यादा उससे नफरत करती है। विराट परिणीता के लिए कुछ भी करने को तैयार है, उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, मगर परिणीता उसके साए से भी दूर भागती है। मगर वो शायद इस बात से बेखबर है कि वो ना चाहते हुए भी अनजाने में ही विराट से जुड़ी हुई है। उन दोनों को एक दूसरे से जोड़ने वाला सूत्र है युवराज, जो परिणीता और विराट का बेटा है और अपने पापा से बेइंतहा प्यार करता है और उससे मिलना चाहता है। परिणीता चाहकर भी इस सच्चाई को झुठला नहीं सकती कि जिस युवराज को वो अपने आप से भी ज्यादा प्यार करती है, उस युवराज की रगों में विराट का ही खून बह रहा है। पूनम के समझाने पर परिणीता फिर से ऑफिस जाने लगी। ऑफिस में सभी लोगों ने परिणीता से माफी मांगी। मैनेजर और प्यून ने भी सबके सामने परिणीता से माफी मांगी। परिणीता ने सबको माफ कर दिया, मगर इस घटना के बाद वो ये सोचने के लिए मजबूर हो गई कि क्या एक औरत का वजूद किसी मर्द के साथ ही सुरक्षित है। एक अकेली औरत चाहे कितनी भी मजबूत और चरित्रवान हो, मगर फिर भी उस पर लोगों की उंगली कितनी जल्दी उठ जाती है। अकेली है इसलिए सबको हक मिल जाता है उसे कुछ भी कहने का, किसी भी तरह से प्रताड़ित करने का। आज अगर उसके नाम के साथ किसी का नाम जुड़ा होता तो किसी की हिम्मत नहीं होती उस पर इतनी घटिया तोहमत लगाने की। चाहे औरत कितना भी पढ़ लिख जाए, कितनी भी मजबूत क्यों ना बन जाए, चाहे कितनी भी खुद को मर्द के बराबर खड़ी कर ले, मगर इस दुनिया की नजर में वो एक अबला ही रहेगी, जिसे कोई भी जब जी चाहे तोड़ सकता है। क्योंकि औरत को तोड़ना बहुत आसान होता है, बस उसके चरित्र पर उंगली उठा दो तो बस औरत का पूरा वजूद हिल जाएगा। शाम को ऑफिस से छुट्टी के बाद विराट अपनी गाड़ी लेकर घर जाने के लिए निकला। वो ऑफिस से थोड़ा आगे निकल गया तो रास्ते में उसे सड़क के किनारे परिणीता खड़ी नजर आई। उसे देखकर विराट ने अपनी घड़ी में टाइम देखा, फिर कुछ सोचकर गाड़ी उसके पास ले गया और उसके पास गाड़ी रोककर गाड़ी की विंडो का शीशा नीचे करके बोला, परिणीता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ऑफिस की बस तो अब तक जा चुकी होगी, तुम्हें घर नहीं जाना क्या? परिणीता बोली, वो दरअसल मुझे आपसे बात करनी है इसलिए मैं। विराट बोला, अगर तुम चाहो तो गाड़ी में बैठ सकती हो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। परिणीता बिना कोई बहस किए चुपचाप विराट के साथ वाली सीट पर बैठ गई। विराट के लिए ये किसी चमत्कार जैसा था। आज पहली बार परिणीता ने विराट को कोई चुभती बात नहीं कही। विराट हैरान तो हुआ, मगर कुछ बोले नहीं और चुपचाप गाड़ी चलाने लगा। कुछ देर तक दोनों खामोश रहे। परिणीता कुछ कहना चाहती थी, मगर उसे शब्द नहीं मिल रहे थे और विराट इस इंतजार में था कि परिणीता कुछ कहे। जब काफी देर तक परिणीता कुछ नहीं बोली तो विराट ने ही शुरुआत की, आज तुम ऑफिस की बस में नहीं गई? परिणीता बोली, नहीं, वो मुझे कुछ बात करनी थी, आपको थैंक्स कहना था। विराट ने एक झटके से गाड़ी को ब्रेक लगा दी और हैरानी से परिणीता को देखने लगा। विराट हैरानी से बोला, क्या क्या कहा, फिर से कहना। परिणीता बोली, वो जो मेरे लिए आपने किया उसके लिए थैंक यू। उसके लिए तुम्हें थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है,
उस मैनेजर की नीयत को हम पहले से ही जान गए थे, मगर वो इस हद तक गिर जाएगा ये उम्मीद नहीं थी हमें। खैर, उसकी ये कि हमने उसे अच्छा खासा सबक सिखा दिया है। हमें नहीं लगता कि अब वो तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी देखेगा। वैसे हम चाहते तो उसे नौकरी से निकाल सकते थे, मगर फिर सोचा किसी को भी सुधरने का एक मौका तो मिलना चाहिए ना। ये कहकर विराट फिर से गाड़ी चलाने लगा। परिणीता बोली, ठीक सोचा आपने, कहकर परिणीता फिर खामोश हो गई। थोड़ी देर बाद विराट ने पूछा, परिणीता तुम ठीक हो ना? परिणीता बोली, हाँ मैं ठीक हूँ। युवराज कैसा है? हाँ ठीक है, पहले से काफ़ी बेहतर है। परिणीता, हमें लगता है कि तुम्हें अभी ऑफिस नहीं आना चाहिए था। युवराज को अभी तुम्हारी ज़रूरत है। मगर काम भी तो ज़रूरी है। अगर ज़्यादा छुट्टी करूँगी तो सैलरी कम मिलेगी, इसीलिए। वैसे मैंने युवराज की मर्जी से ही ऑफिस आना शुरू किया है। परिणीता, अगर तुम्हें एतराज़ ना हो तो हम युवराज के लिए एक मेड का इंतज़ाम कर सकते हैं जो फुल टाइम युवराज के साथ रहेगी और उसकी देखभाल करेगी। फिर तुम्हें युवराज की ज़्यादा फिक्र नहीं सताएगी। परिणीता बोली, नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। मेरे मकान मालिक बहुत अच्छे हैं। वो युवराज से बहुत प्यार करते हैं। उनके साथ युवराज भी काफ़ी घुला मिला है। उनके रहते मुझे युवराज की कोई फिक्र नहीं होती। विराट चिढ़कर बोला, ऑफ कोर्स, उनके रहते तुम्हें युवराज की फिक्र हो भी कैसे सकती है? वो लोग तो अच्छे लोग हैं। तुम्हारी नज़र में सब अच्छे हैं सिवाय हमारे। इस दुनिया में सबसे बुरे हम ही हैं, है ना? इसलिए हर किसी की मदद तुम ले सकती हो, मगर हम जब हाथ बढ़ाते हैं तो बेदर्दी से झटक देती हो। विराट ने परिणीता की तरफ देखकर कहा तो परिणीता विराट की तरफ देखकर फिर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखने लगी। विराट आगे बोला, परिणीता, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी नफरत हम समझ सकते हैं, मगर युवराज के मामले में भी तुमने अपनी नफरत को ही अहमियत दी। परिणीता, उस वक्त उसकी जिंदगी का सवाल था। ऐसे में भी तुम्हें अपना गुस्सा याद रहा। क्या तुम्हारी ये नफरत युवराज की जिंदगी से भी ज्यादा प्यारी है? परिणीता बोली, ऐसा नहीं है, मैं आई थी तुम्हारे पास तुमसे मदद मांगने। विराट गुस्से में बोला, मगर उस मैनेजर के पास जाने के बाद अगर पूनम वक्त पर हमें फोन करके नहीं बताती तो हमें पता ही नहीं चलता और तब शायद हम युवराज को खो देते। परिणीता जल्दी से बोली, ऐसा मत कहो प्लीज। क्यों ना कहूँ? तुम्हारी नफरत की वजह से हम युवराज को खो देते और इसके लिए हम तुम्हें कभी माफ नहीं करते। परिणीता, कभी नहीं। फिर विराट ने अचानक गाड़ी रोक दी और परिणीता को दोनों कंधों से पकड़कर बोला, क्या सोचकर तुम उस घटिया इंसान के पास गई थी? बोलो परिणीता, क्यों गई थी तुम उसके पास? विराट गुस्से और दर्द से चीख पड़ा। विराट को इतने गुस्से में देखकर परिणीता कांप गई। बोलो परिणीता, क्यों? तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि जब हमें पता चलेगा तो हमारे दिल पर क्या बीतेगी? खून के आंसू रोए हैं हम ये जानकर कि हमारे बेटे के ऑपरेशन के लिए उसकी माँ को किसी के आगे हाथ फैलाने पड़े, यहाँ तक कि उसने अपनी कीमत तक लगा दी एक घटिया इंसान के सामने। क्या फायदा हमारी इस करोड़ों अरबों की जायदाद का अगर अगर वो हमारे बच्चे की जिंदगी बचाने के काम ना आ सकी? परिणीता, आज हम अपने आप को दुनिया का सबसे कंगाल आदमी महसूस कर रहे हैं। विराट ने परिणीता की तरफ देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। परिणीता ने भी विराट को देखा, उसकी आंखों में दर्द था। विराट ने परिणीता को कंधे से पकड़ रखा था। जोश में उसकी पकड़ मजबूत हो गई थी तो परिणीता को दर्द हो रहा था। परिणीता बोली, विराट छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। विराट गुस्से में बोला, और जो इतने सालों से हम दर्द सह रहे हैं उसका क्या? परिणीता, किस दर्द की बात कर रहे हो तुम? तुम्हारे इनकार का दर्द, तुम्हारे प्यार का दर्द। मैंने कभी तुमसे प्यार नहीं किया। विराट उसकी आंखों में देखकर बोला, मगर हमारे बेटे से तो प्यार करती हो ना, इतना प्यार कि उसकी खातिर अपना सौदा तक करने को तैयार हो गई। परिणीता बोली, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि युवराज तुम्हारा बेटा नहीं है, वो सिर्फ मेरा बेटा है। तुम्हारे कह देने से सच बदल तो नहीं जाएगा ना? और सच यही है कि युवराज हमारा बेटा है। परिणीता बोली, तुमने मेरे साथ जो किया उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। विराट चिढ़कर बोला, हम तुम्हारी माफी चाहते भी नहीं है तो फिर क्या चाहते हो तुम? तुम्हें चाहते हैं हम, तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहते हैं। विराट परिणीता के गाल पर प्यार से अपना हाथ रखकर मुस्कुराते हुए बोला तो परिणीता उसका हाथ अपने चेहरे से हटाकर बोली, मगर मैं नहीं चाहती, नफरत करती हूँ मैं तुमसे। हम इस नफरत को प्यार में बदल देंगे।
परिणीता बोली, वो दिन कभी नहीं आएगा। परिणीता, हमने सुना है कि सच्चे प्यार के आगे तो भगवान भी झुक जाते हैं, तो फिर तुम्हारी ये नफरत क्या चीज है? जो तुमने मेरे साथ किया उसे प्यार नहीं कहते, उसे सिर्फ। आगे कुछ मत कहना परिणीता। विराट परिणीता की बात बीच में काट कर बोला, हम जानते हैं कि तुम क्या कहना चाहती हो, मगर वो सच नहीं है और हम ये साबित करके रहेंगे कि हमारा प्यार सच्चा है। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं परिणीता। तुम सिर्फ हमारा प्यार नहीं, हमारी दीवानगी, हमारा जुनून हो। आज पहली बार हम तुमसे एक बात कहते हैं परिणीता, तुम सिर्फ हमारे बच्चे की माँ ही नहीं हो। हम अपने मन में तुम्हें अपनी पत्नी मान चुके हैं और हमारी पत्नी किसी के आगे हाथ फैलाए यह हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर दोबारा तुम किसी भी वजह से उस मैनेजर जैसे घटिया इंसान के पास गई तो याद रखना परिणीता, हम उस इंसान को जान से मार देंगे। कहते हुए विराट की आंखों में गुस्सा था और परिणीता से गिला भी। परिणीता ने उससे कुछ कहना चाहा, मगर उससे पहले ही पीछे से हॉर्न की आवाजें आने लगी। फिर विराट गाड़ी स्टार्ट करके आगे ले गया। परिणीता के घर के पास की सड़क के पास गाड़ी रोक कर विराट बोला, तुम्हारा घर आ गया। परिणीता चुपचाप गाड़ी से उतरकर जाने लगी तो विराट भी गाड़ी से बाहर आ गया। वो उसे रोककर बोला, वैसे सिर्फ हमें थैंक्स कहने के लिए ही तो तुम हमारी गाड़ी में बैठी नहीं होंगी, क्योंकि थैंक्स तो तुम हमें ऑफिस में भी कह सकती थी। उसके लिए हमारे साथ यहाँ तक आने का कष्ट सहने की क्या जरूरत थी? परिणीता ने गुस्से से उसकी तरफ देखा तो विराट हल्की सी मुस्कान मुस्कुराकर बोला, अब कह भी दो जो कहना चाहती हो। वो थोड़ा अटक कर बोली, हाँ वो दरअसल युवराज तुम्हें मिस कर रहा था। विराट बोला, हम भी उसे बहुत मिस करते हैं, तो फिर हॉस्पिटल के बाद तुम उससे मिलने क्यों नहीं आए? विराट ने परिणीता की तरफ हैरानी से देखा, फिर एक दर्द भरी मुस्कान मुस्कुराकर बोला, तुमने ही तो कहा था कि हम उससे ना मिले और तुम्हारी बात हम कैसे मोड़ देते, इसलिए हम नहीं आए। परिणीता मुंह बनाकर बोली, अच्छा तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मेरी हर बात मानते हो। कहकर तो देखो। विराट ने परिणीता की आंखों में झांकते हुए कहा तो परिणीता उससे अपनी नजरें हटाकर बोली, वो तुम युवराज से मिलने आ सकते हो क्या? क्या कहा तुमने? हमने कुछ सुना नहीं। विराट ने जानबूझकर कान में उंगली डालकर ना सुनने का नाटक करते हुए कहा तो परिणीता गुस्से से थोड़ी ऊंची आवाज में बोली, तुम युवराज से मिलने आ सकते हो। विराट शरारत से मुस्कुराकर बोला, और तुमसे? शट अप। परिणीता ने गुस्से से आंखें तरेर कर कहा तो विराट अपने मुंह पर उंगली रखकर चुप हो गया। विराट को देखकर परिणीता मन ही मन मुस्कुरा दी, मगर विराट के सामने सामान्य होकर बोली, वो डॉक्टर ने कहा है कि जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता तब तक जरा सा भी तनाव उसकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है, और वो आजकल तुम्हें बहुत मिस करता है। तुम्हारे ना मिलने से उदास है वो। अगर थोड़ा सा वक्त निकाल कर तुम उससे मिल लो तो वो खुश हो जाएगा। विराट खुश होकर बोला, परिणीता हम तो यहाँ आए ही तुम दोनों के लिए हैं। थोड़ा सा वक्त क्या, हमारा पूरा वक्त सिर्फ तुम दोनों के लिए ही है। परिणीता ने उसे देखा। विराट की आंखों में बेइंतहा प्यार था। फिर वो उससे अपनी नजरें हटाकर एकदम से बोली, मैं चलती हूँ। कहकर परिणीता जल्दी जल्दी से अंदर गली में चली गई। अपने घर के पास आकर वो पहले युवराज को लेने अपने मकान मालिक के पास गई और उसको साथ लेकर जब वापस घर लौटी तो अपने घर के दरवाजे के पास खड़े विराट को देखकर चौंक गई। विराट उसके पीछे पीछे ही आ गया था। अंकल! युवराज उसको देखकर खुशी से उछलकर विराट से लिपट गया। विराट ने उसे गोद में लेकर अपने गले से ऐसे लिपटा लिया जैसे कि वो सालों बाद उससे मिला हो। युवराज को गले लगाकर विराट ने सुकून से आंखें बंद कर ली। भावुक होकर उसकी आंखों से आंसू छलक गए। परिणीता भी उन्हें देखकर एक पल के लिए भावुक हो गई, मगर फिर जल्दी ही खुद को संभालकर अपने पर्स से घर की चाबी निकालकर दरवाजा खोलने लगी। युवराज खुश होकर बोला, अंकल आप इतने दिन आए क्यों नहीं? हमने आपको कितना मिस किया। अच्छा बताओ तो कितना मिस किया? युवराज अपने दोनों हाथों को फैलाकर बोला, इतना। फिर और ज्यादा हाथ फैलाते हुए बोला, नहीं इतना सारा। अरे बाप रे, इतना ज्यादा मिस किया। विराट कुछ सोचने के अंदाज से बोला, फिर तो आपके लिए चॉकलेट बनती है। विराट ने अपनी जेब से एक चॉकलेट निकालकर उसे दी तो युवराज चॉकलेट लेकर खुश होकर बोला, थैंक यू अंकल। विराट बोला, ऐसे कैसे थैंक यू, किसी कौन देगा? युवराज ने विराट के गाल पर किसी किया तो विराट ने दूसरा गाल भी आगे कर दिया। तभी युवराज मासूम सा फेस बनाकर बोला,
मगर चॉकलेट तो एक ही है। विराट हंसकर बोला, अच्छा, बहुत शरारती हो गए हो। फिर युवराज ने हंसकर विराट के दूसरे गाल पर भी किस किया और फिर विराट की गोद से नीचे उतरकर परिणीता के पास भागा, जो अब तक दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो चुकी थी। युवराज बोला, मम्मा, ये देखो हमें अंकल ने कितनी अच्छी चॉकलेट दी। परिणीता ने मुस्कुराकर युवराज के सिर पर हाथ फेर दिया, फिर अपने काम में लग गई। विराट युवराज को गोद में बिठाकर कमरे के बाहर बरामदे में कुर्सी पर, जो परिणीता ने अंदर से उठाकर बाहर रख दी थी, बैठ गया। परिणीता ने पहले कमरे की सफाई की, फिर घर के बाहर कुछ दूरी पर एक सार्वजनिक नल लगा था, जहां 2 वक्त के लिए पानी आता था। एक बाल्टी लेकर पानी लेने चली गई। विराट ने देखा, ऑफिस से आकर परिणीता ने एक पल के लिए भी आराम नहीं किया। आते ही वो काम में लग गई थी। पूरा दिन ऑफिस में काम करने के बाद वो काफी थक जाती होगी, मगर फिर घर आते ही घर का काम करने लग जाती है। विराट को ये देखकर काफी बुरा लग रहा था। परिणीता जब पानी भर कर लाई तो विराट ने उससे कहा, परिणीता, पूरा दिन ऑफिस में काम करके थक गई होगी, फिर आते ही घर के काम में लग गई, थोड़ा आराम तो कर लेती। अगर आराम करने बैठ जाऊंगी तो पानी नहीं मिलेगा, यहाँ पानी ज्यादा देर तक नहीं आता, और फिर जब जिंदगी का बोझ अकेले ही उठाना है तो फिर आराम करने की फुर्सत किसे है। विराट चुप हो गया, मगर उसके दिल को यह सब बहुत बुरा लग रहा था। युवराज विराट को अपने एक्सीडेंट की बातें पूरी डिटेल में बढ़ा चढ़ाकर बता रहा था, जिसे सुनकर विराट युवराज के साथ हंस देता और युवराज की बातें सुनकर परिणीता भी हल्के से मुस्कुरा रही थी। फिर परिणीता रात के खाने की तैयारी करने लगी तो उसने युवराज से पूछा, युवराज बेटा, आज तुम खाने में क्या खाओगे? युवराज ने पूछा, आप क्या बना रहे हो? जो तुम कहो। युवराज बोला, तो हमें पिज्जा खाना है। युवराज, मैंने तुम्हें मना किया था ना बेटा, तुम जानते हो डॉक्टर ने अभी ऐसा कुछ भी खाने से मना किया है। परिणीता की बात सुनकर युवराज मुंह बनाकर दूसरी कुर्सी पर अपने दोनों बाजू बगल में समेटकर बैठ गया। तो परिणीता ने उसे मनाने की कोशिश की। युवराज बेटा, बस कुछ दिन और, फिर तुम जो कहोगे मैं तुम्हें खाने दूंगी। नहीं, हमें सिर्फ पिज्जा ही खाना है और कुछ नहीं। विराट बोला, युवराज, ये क्या है बेटा, मम्मा से ऐसे बात की जाती है क्या? दिस इज द बैड मैनर्स। युवराज बोला, देखिए ना अंकल, हम कितने दिन से मम्मा से पिज्जा खाने को बोल रहे हैं, मगर मम्मा लाती ही नहीं है। विराट बोला, आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसीलिए, मगर हमें पिज्जा खाना है। विराट ने परिणीता की तरफ देखा, जो परेशान नजर से युवराज को देख रही थी। विराट ने उठकर उनसे थोड़ा दूर जाकर फोन पर किसी से बात की। फिर वो युवराज के पास आकर बड़े प्यार से उसे मनाने के अंदाज से बोला, तो युवराज को सिर्फ पिज्जा खाना है और कुछ नहीं? हमें तो लगा था कि युवराज को आइसक्रीम भी पसंद है। आइसक्रीम का नाम सुनते ही युवराज एकदम से खुश हो गया, उसकी आंखों में चमक आ गई। आइसक्रीम? मगर फिर अगले ही पल परिणीता को देखकर फिर से उदास हो गया। परिणीता ने परेशान होकर विराट की तरफ देखा तो विराट ने उसे आंखों के इशारे से शांत रहने को कहा। फिर वो युवराज से बोला, अगर आपको आइसक्रीम खानी है तो हमारे साथ चलो। फिर वो धीरे से युवराज के कान में बोला, जल्दी से तैयार हो जाओ, हम आइसक्रीम और पिज्जा दोनों खाएंगे। युवराज बोला, और मम्मा? विराट बोला, मम्मा की तुम फिक्र मत करो, हम उन्हें मना लेंगे, अब जाकर जल्दी से तैयार हो जाओ। युवराज खुशी से विराट के गाल पर किस करके बोला, आई लव यू अंकल। फिर वो कपड़े चेंज करने अंदर चला गया। परिणीता बोली, ये तुम क्या कर रहे हो? उसे अभी डॉक्टर ने मना किया है। घबराओ मत परिणीता, हमने डॉक्टर से बात कर ली है, उन्होंने कहा है कि बच्चा अगर ज्यादा जिद कर रहा है तो थोड़ा बहुत खिलाने में कोई हर्ज नहीं है, आजकल बहुत जिद करने लगा है वो। विराट उसकी तरफ देखकर बोला, अपनी माँ पर जो गया है। परिणीता ने गुस्से से विराट को देखा और बोली, क्या कहा? मैं जिद करती हूँ? इतने वक्त से मनाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर तुम हो कि मानती ही नहीं। ये जिद नहीं तो और क्या है? देखो विराट, तुम। परिणीता ने कुछ कहना चाहा, मगर तभी अंदर से युवराज की आवाज आई, मम्मा, हमें अच्छे वाले कपड़े तो पहना दीजिए ना। युवराज की बात पर दोनों हंस पड़े। फिर परिणीता अंदर जाकर युवराज को तैयार करने लगी। तैयार होकर युवराज विराट के पास आकर बोला, चलिए अंकल, हम रेडी हैं। विराट बोला, युवराज बेटा, पहले मम्मा को सॉरी बोलो, आपने उन्हें हर्ट किया ना। युवराज परिणीता के सामने कान पकड़कर बोला, सॉरी मम्मा। परिणीता युवराज को गले से लगाकर बोली, बेटा, मम्मा आपसे कभी नाराज नहीं हो सकती, बस आपके जिद से थोड़ी परेशान हो गई थी। आई लव यू मम्मा। फिर परिणीता युवराज को खुद से अलग करके बोली,
अब जाओ, मगर ज्यादा उछल कूद मत करना और अंकल को परेशान भी मत करना। परिणीता ने युवराज को कहा तो विराट उसके पास आकर धीरे से उसके कान में फुसफुसाकर बोला, अंकल नहीं, पापा। परिणीता ने गुस्से से विराट को देखा तो विराट जल्दी से युवराज की उंगली पकड़कर वहां से चला गया। उनके जाने के बाद परिणीता अपने आप से बोली, युवराज तो गया पिज्जा खाने, चल परिणीता अब तू भी अपने लिए कुछ खाने को बना ले। फिर वो घर के अंदर जाकर काम करने लगी। सुबह जब विराट ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था तो उसके मोबाइल की रिंग बजी। विराट ने फोन उठाया तो स्क्रीन पर अपनी दादी माँ का नंबर देखकर विराट के होंठों पर मुस्कान आ गई। ओके का बटन दबाकर विराट ने फोन कान से लगाया। गुड मॉर्निंग दादी माँ, कैसी हैं आप? दादी माँ बोली, अच्छे हैं, मगर आपके बिना घर सूना सूना लग रहा है। कब आएंगे आप? हम जल्दी ही आएंगे दादी माँ, और साथ में हमारे घर की रौनक को भी लेकर आएंगे। दादी माँ बोली, अरे हाँ, कैसा है हमारा पड़पोता? वो अब ठीक है दादी माँ, बहुत बातें करता है, उसकी बातें सुनकर दिल खुश हो जाता है। बहुत शरारती है वो दादी माँ, और बहुत जिद्दी भी। दादी माँ मुस्कुराकर बोली, हम उन्हें देखना चाहते हैं बेटा, मगर क्या करें, अभी डॉक्टर ने सफर करने से मना किया है और हम हमारे घर के चिराग से बीमार होकर नहीं मिलना चाहते। विराट बोला, दादी माँ आप अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखें, बिल्कुल भी लापरवाही मत कीजिए। आपको अपनी बहू से सेवा भी तो करवानी है और पोते के साथ खेलना भी है। दादी माँ बोली, हम तो तरस रहे हैं उस दिन को, ना जाने कब आएगा वो दिन जब इस घर में भी शहनाई बजेगी, आप दूल्हा बनेंगे और हमारी बहू की चूड़ियों की खनक से इस घर का कोना कोना चहक उठेगा। विराट बोला, वो दिन भी आएगा दादी माँ, और बहुत जल्दी आएगा। जहाँ इतने साल इंतजार किया है, थोड़ा वक्त और कर लीजिए। विराट, परिणीता के व्यवहार में कुछ बदलाव आया या नहीं? विराट खुश होकर बोला, धीरे धीरे आ रहा है दादी माँ, अब वो झगड़ा थोड़ा कम करती है और कभी कभी हमें युवराज के साथ देखकर मुस्कुराती भी है, मगर हमसे छुपाकर। दादी माँ भी खुश होकर बोली, ये तो बहुत अच्छी बात है विराट, उसने बहुत दुख सहे हैं बेटा। अब आपकी या किसी की भी वजह से उसे और कोई तकलीफ मत होने देना। हम जानते हैं दादी माँ, हमारी पूरी कोशिश है कि उसे और युवराज को कोई तकलीफ ना हो। ओके दादी माँ, अब हम फोन रखते हैं, हमें ऑफिस जाना है। आप अपना ख्याल रखिएगा और कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें फोन कीजिएगा, हम उसी वक्त वहां आ जाएंगे। दादी माँ बोली, नहीं, अब आप हमारी बहू और पोते को साथ लेकर ही आना। विराट बोला, ओके दादी माँ, बाय। अब विराट युवराज से मिलने हर रोज ऑफिस के बाद परिणीता के घर आ जाता और देर तक युवराज के साथ रहता, उसके साथ बच्चों वाली गेम खेलता और वो सब करता जिसमें युवराज को खुशी मिले, क्योंकि युवराज की खुशी से ही विराट और परिणीता के दिल को सुकून मिलता था। विराट के साथ युवराज बहुत खुश रहता था। परिणीता के पास तो युवराज के साथ खेलने के लिए, उसके साथ मस्ती करने के लिए ज्यादा वक्त नहीं रहता था, मगर विराट युवराज की हर फरमाइश पूरी करता था। विराट युवराज के साथ घंटों तक खेलता, मस्ती करता। युवराज परिणीता को भी मजबूर कर देता उनके साथ खेलने के लिए। मजबूर होकर परिणीता को भी उनका साथ देना पड़ता। फिर युवराज थक कर विराट की गोद में ही सो जाता। परिणीता ने महसूस किया कि युवराज विराट के बहुत करीब आ चुका है। अगर विराट को आने में जरा सी भी देर हो जाती या वो ना आ पाता तो उस दिन युवराज बहुत उदास हो जाता, न खेलता, न मस्ती करता और न ही ठीक से कुछ खाता पीता। परिणीता मन में बहुत परेशान हो रही थी कि विराट से दूर जाने के बाद वो युवराज को कैसे संभालेगी, कैसे उसके सवालों का जवाब देगी। युवराज विराट से भी तरह तरह के ढेरों सवाल पूछता था। कभी कभी तो युवराज को भी उसके सवालों के जवाब देना मुश्किल हो जाता था। ऐसे ही एक दिन अचानक ही युवराज ने विराट से पूछ लिया, अंकल, हमारे पापा देखने में कैसे लगते हैं? युवराज के सवाल ने विराट को चौंका दिया। उसने पास ही बैठकर सुई धागे से कोई कपड़ा सिल रही परिणीता की तरफ देखा। परिणीता ने भी आश्चर्य भरी नजर से विराट को देखा तो विराट हल्के से मुस्कुरा दिया और बोला, हम। विराट परिणीता की तरफ देखते हुए कुछ बोलते बोलते रुक गया। परिणीता ने विराट को देखकर युवराज को सच ना बताने का इशारा किया तो विराट मुस्कुराते हुए युवराज को देखकर बोला, अच्छा ये बताओ, आपको हम कैसे लगते हैं? कहते हुए उसने फिर से परिणीता की तरफ देखा। वो अभी भी घबराई हुई थी। युवराज बोला, आप तो बहुत ही हैंडसम और स्मार्ट हो, बिल्कुल हीरो के जैसे। विराट ने परिणीता की तरफ देखकर आंखों से युवराज की बात सुनने का इशारा किया और गर्व से अपनी गर्दन अकड़ा ली। परिणीता ने उसे देखकर मुंह बनाकर अपना चेहरा घुमा लिया।
विराट मुस्कुराकर युवराज से बोला, अच्छा तो हम आपको हैंडसम और स्मार्ट लगते हैं? युवराज बोला, हाँ अंकल, आप बहुत हैंडसम हैं। विराट परिणीता की तरफ देखकर बोला, तो आपके पापा हम? परिणीता ने एकदम से विराट की तरफ गुस्से और घबराहट से आंखें निकाल कर देखा। हमारा मतलब आपके पापा हमारा ही रूप है। यह सुनकर परिणीता ने एक गहरी राहत की सांस ली। युवराज बोला, मतलब पापा आपके जैसे दिखते हैं, आपके जैसे ही हैंडसम हैं? विराट ने मुस्कुराकर हामी भरी। युवराज बोला, अंकल पापा के बारे में और कुछ बताइए ना। बेटा, आपके पापा आपसे और आपकी मम्मा से बहुत प्यार करते हैं, बस उनकी एक गलती ने उन्हें आप दोनों से जुदा कर दिया। युवराज विराट की तरफ देखकर चौंक कर बोला, कैसी गलती? परिणीता बीच में टोकते हुए बोली, बहुत बातें हो गई युवराज, अब अपने अंकल को जाने दो और तुम्हारा भी सोने का वक्त हो गया है। नहीं मम्मा, बस थोड़ी देर और प्लीज, परिणीता बोली। युवराज, मुझे सुबह ऑफिस जाना है और तुम्हारे अंकल को भी अपने काम पर जाना है। युवराज बोला, मम्मा प्लीज। विराट बोला, बेटा जिद नहीं करते, मम्मा की बात हमेशा मानते हैं। युवराज जल्दी से बोला, ओके। फिर विराट भी उठकर जाने लगा तो युवराज उससे लिपट गया और उसके गाल पर किस करके बोला, गुड नाइट अंकल। गुड नाइट बेटा। ऐसे ही एक दिन जब विराट युवराज के साथ था तो अचानक युवराज आसमान की तरफ देखकर ऊपर उंगली से इशारा करते हुए बोला, वो देखिए अंकल, वो स्टार टूटकर नीचे गिर रहा है। विराट और परिणीता दोनों ने एक साथ ऊपर आसमान से टूटते तारे को देखा। युवराज बोला, मम्मा कहती है टूटते स्टार को देखकर अगर कोई विश मांगो तो वो जरूर पूरी होती है। अंकल आप भी हाथ जोड़कर आईज क्लोज करके जल्दी से कोई विश मांगिए। युवराज ने हाथ जोड़कर आंखें बंद कर ली। फिर कुछ देर बाद आंखें खोलकर बोला, अंकल आपने क्या विश मांगी? विराट बोला, पहले आप बताइए। युवराज बोला, वैसे तो मम्मा कहती हैं कि अपनी विश किसी को बतानी नहीं चाहिए वरना पूरी नहीं होती, मगर आप कोई और थोड़े ही ना हो, आप तो हमारा एंजल हो, तो आपको तो हम बता ही सकते हैं। विराट हैरान होकर बोला, हम आपके एंजल हैं? युवराज बोला, हाँ, क्योंकि आप ही तो हमें हमारे पापा से मिलाने वाले हैं। युवराज की बात सुनकर विराट भावुक हो गया, उसकी आंखें भीग गईं। मगर अपने बेटे का अपने लिए प्यार देखकर खुशी से आंखें भीगी। यह उसे अपना बेटा ना कह पाने की लाचारी के दुख से आंखें भीगी थी, ये वो भी समझ नहीं पाया था। फिर वो साइड में चेहरा घुमाकर अपने आंसू पोंछकर बोला, अच्छा ये बताओ आपने क्या विश मांगी? युवराज बोला, हमने मांगा हमारे पापा जल्दी से आ जाएं और फिर कभी हमसे दूर ना जाएं, चाहे वो खिलौने भी लेकर ना आए। हमें खिलौने नहीं चाहिए, हमें कोई भी चीज नहीं चाहिए, सिर्फ हमारे पापा चाहिए, सिर्फ हमारे पापा। युवराज की बात सुनकर विराट ने भावुकता से युवराज को बाहों में भर लिया और कसकर अपने सीने से लगा लिया। इस बार विराट की आंखों से आंसू छलक गए। परिणीता की भी आंखें भर आई। युवराज को अपने सीने से लगाकर विराट ने प्रश्न भरी नजर से परिणीता को देखा। परिणीता ने भी आंसू भरी आंखों से विराट को देखा। फिर विराट की आंखों में सवाल देखकर उसने अपनी नजरें दूसरी तरफ घुमा ली। फिर विराट युवराज से अलग होकर उससे बोला, अंकल आपने क्या विश मांगी? विराट ने युवराज से नजर चुराकर अपनी आंखें साफ की, फिर मुस्कुराकर बोला, हमने मांगा कि हमारे युवराज की हर विश पूरी हो। आपने हमारे लिए विश मांगी? आपने ही तो कहा था ना कि हम आपके एंजल हैं, तो एंजल तो अपने बच्चों के लिए ही प्रे करते हैं, है ना? फिर वो परिणीता के पास आकर बोला, मम्मा आपने क्या मांगा? परिणीता बोली, मेरा बेटा हमेशा खुश रहे और मुझे क्या चाहिए? युवराज बोला, और हमें हमारे पापा चाहिए। युवराज की बात सुनकर परिणीता खामोश हो गई, मगर विराट एक अटल विश्वास के साथ युवराज के सामने अपने पैरों के बल बैठकर उससे बोला, युवराज बेटा आपको आपके पापा जरूर मिलेंगे, यह हमारा वादा है आपसे। युवराज खुश होकर विराट के गले लग गया और उसके गाल को चूम कर बोला, आई लव यू अंकल। फिर परिणीता ने युवराज को आराम करने के लिए अंदर भेज दिया। आज युवराज की बातें सुनकर विराट के दिल पर बहुत ठेस लगी थी। उसके अपने पिता ने उससे कभी प्यार नहीं किया, मगर आज उसका बेटा उससे इतना प्यार करता है कि उससे मिलने के लिए दुआएं मांग रहा है। मगर ये कैसी अजीब विडंबना है कि वो चाहते हुए भी अपने बेटे को अपनी पहचान नहीं बता सकता, क्योंकि उसने परिणीता से वादा किया है कि जब तक वो खुद नहीं चाहेगी तब तक वो अपने बेटे से अपनी पहचान छुपा कर रखेगा। परिणीता को यह अच्छा नहीं लगा कि विराट ने युवराज को उसके पापा से मिलाने की झूठी उम्मीद दे दी है।
परिणीता विराट से बोली, क्यों उसे झूठे सपने दिखा रहे हो जो कभी सच नहीं हो सकते? विराट बोला, ये कोई झूठा सपना नहीं है, यह हमारे बेटे की ख्वाहिश है और कुंवर विराट सिंह राठौड़ अपने बेटे की ख्वाहिश जरूर पूरी करेंगे, हर हाल में करेंगे। जो तुम चाहते हो वो कभी नहीं होगा विराट, मैं उसकी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं कर सकती। विराट बोला, तुम नहीं कर सकती मगर हम जरूर कर सकते हैं। परिणीता हैरानी से बोली, तो तुम क्या करोगे? युवराज को सच्चाई बता दोगे? विराट उसको देखकर बोला, अगर जरूरत पड़ी तो बता भी सकते हैं। परिणीता बोली, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुमने मुझसे वादा किया है। विराट बोला, अगर अपने बेटे से किया वादा निभाने के लिए हमें तुमसे किया वादा तोड़ना पड़ा तो हम तोड़ देंगे, नहीं तुम ऐसा हरगिज नहीं करोगे। परिणीता, अपने बच्चों की ख्वाहिश पूरी करने के लिए लोग अपनी ख्वाहिशों की बलि चढ़ा देते हैं और तुम अपनी एक जिद को नहीं छोड़ सकती। उस मासूम को देखकर भी तुम पर कोई असर नहीं होता। जिद? तुम इसे जिद कह रहे हो? ये मेरी जिद नहीं, मेरी जिंदगी का फैसला है जो मैं ले चुकी हूँ और जो अब कभी बदल नहीं सकता। विराट उसको आस भरी नजर से देखकर बोला, अपने बेटे के लिए भी नहीं, वो अभी बच्चा है और बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी हो ये जरूरी नहीं है। समय के साथ साथ वो भी समझ जाएगा कि वो पिता के बिना पैदा हुआ है और उसे पिता के बिना ही रहना है उम्र भर। कहकर परिणीता जाने लगी तो विराट ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और उसे अपने करीब लाकर बोला, हम चाहें तो अभी और इसी वक्त युवराज को सच्चाई बताकर उसकी ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा करना नहीं चाहते क्योंकि एक बार तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हमने तुम्हारी जिंदगी में शामिल होने की कोशिश की थी, जिसकी सजा हम आज तक भुगत रहे हैं। अब हम उस गलती को दोहराना नहीं चाहते, इसलिए हमने फैसला किया है कि इस बार तुम्हारी मर्जी के बिना हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अगर तुम्हारी जिद और तुम्हारी ये नफरत हमारे बेटे की ख्वाहिशों का गला घोटती रही तो मजबूर होकर हमें युवराज को सच्चाई बतानी पड़ेगी। फिर उसके बाद जो होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होंगी। कहकर विराट तेज तेज कदम बढ़ता हुआ वहां से चला गया और परिणीता खड़ी उसे जाते हुए देखती रही। एक दिन परिणीता ऑफिस से आधी छुट्टी लेकर घर आई। उसे युवराज को डॉक्टर के साथ चेकअप के लिए लेकर जाना था तो वे युवराज को लेकर हॉस्पिटल गई। उस वक्त डॉक्टर के बाकी के पेशेंट की काफी भीड़ थी। परिणीता का नंबर काफी पीछे था तो वो अपने नंबर का इंतजार करने लगी, मगर थोड़ी सी देर के बाद किसी ने आकर उससे कहा कि डॉक्टर उन्हें अंदर बुला रहे हैं। परिणीता हैरान थी कि उनका नंबर इतनी जल्दी कैसे आ गया। फिर वो युवराज को लेकर डॉक्टर के रूम में गई तो देखा विराट पहले से ही डॉक्टर के रूम में डॉक्टर के सामने वाली कुर्सी पर बैठा था। विराट को देखकर परिणीता हैरान होकर उसे देखती रह गई, मगर युवराज विराट को देखकर खुशी से भागकर उससे लिपट गया। युवराज बोला, अंकल आप यहाँ क्या करने आए हैं? क्या आपको भी चोट लगी है? विराट युवराज को उठाकर अपनी गोद में बैठाते हुए बोला, नहीं बेटा, हमें चोट नहीं लगी, हम तो डॉक्टर अंकल से ये पूछने आए थे कि हमारा युवराज अब पिज्जा खा सकता है कि नहीं। युवराज मुंह बनाकर बोला, अंकल हमें ये डॉक्टर अंकल अच्छे नहीं लगते, ये हमें इतनी सारी दवाइयाँ खाने को देते हैं और हमें इंजेक्शन भी लगाते हैं और हमारी सारी फेवरेट चीजें खाने से मना करते हैं। युवराज की बात से विराट के साथ डॉक्टर भी हंस दिया और उनके पीछे खड़ी परिणीता भी मुस्कुरा दी। डॉक्टर बोले, युवराज बेटा आप जल्दी से ठीक हो जाओ, इसके लिए तो दवाइयाँ खानी पड़ेंगी ना। फिर परिणीता को देखकर बोला, आप खड़ी क्यों है परिणीता जी, बैठिए ना। मिस्टर राठौड़ ने कल रात को ही मुझसे फोन करके युवराज के चेकअप के लिए अपॉइंटमेंट ले ली थी। परिणीता ने हैरान नजरों से विराट को देखा तो विराट परिणीता की तरफ देखकर मुस्कुराकर बोला, हम तुम्हें साथ लेकर ही आने वाले थे मगर तुम हमसे पहले ही निकल गई तो फिर हम सीधा हॉस्पिटल आ गए। परिणीता विराट के साथ दूसरी कुर्सी पर बैठ गई। डॉक्टर बोले, चलिए युवराज बेटा आइए आपका चेकअप कर लें। युवराज विराट से लिपट कर बोला, नहीं हमें नहीं जाना, आप हमें इंजेक्शन लगा दोगे, अंकल हमें इनके साथ नहीं जाना। युवराज बेटा डॉक्टर अंकल आपको इंजेक्शन नहीं लगाएंगे। नहीं वो लगाएंगे, हमें नहीं जाना। विराट उसे मनाते हुए बोला, युवराज बेटा सच में आज आपको इंजेक्शन नहीं लगेगा, सिर्फ चेकअप होगा, वो सिर्फ देखेंगे आपकी चोट को। युवराज विराट को कसकर पकड़कर बोला, नहीं हमें नहीं जाना, हमें इंजेक्शन नहीं लगवाना, हमें दर्द होगा। युवराज, अच्छा ठीक है, आपको डॉक्टर अंकल के साथ नहीं जाना मगर हमारे साथ तो चलोगे ना, हम आपको किसी को भी इंजेक्शन लगाने ही नहीं देंगे, प्रॉमिस। विराट ने पहले डॉक्टर की तरफ देखा तो डॉक्टर ने अपनी आंखों के इशारे से मना कर दिया कि आज युवराज को इंजेक्शन नहीं लगेगा।
तो विराट बोला, ओके प्रॉमिस, आज आपको कोई इंजेक्शन नहीं लगाएगा, अब तो चलोगे ना? युवराज विराट से लिपटे हुए डॉक्टर की तरफ इशारा करके बोला, इनके साथ नहीं, आपके साथ जाएंगे। ओके, हमारे साथ चलना, मगर छोड़ो तो सही, हमें उठने तो दो ना बेटा। युवराज ने विराट को छोड़ दिया, मगर जैसे ही वो कुर्सी से उठकर खड़ा हुआ तो युवराज फिर से उसकी टांगों से लिपट गया। तो विराट ने मुस्कुराकर उसे गोद में उठा लिया और फिर डॉक्टर के साथ चेकअप रूम में चला गया। युवराज विराट से ऐसे लिपटा हुआ था जैसे कि उसे डर हो कि कहीं विराट उसे छोड़ न जाए। परिणीता युवराज का विराट के प्रति ये लगाव देखकर हैरान भी थे और परेशान भी कि वो कैसे युवराज को विराट से दूर ले जा पाएगी। युवराज विराट के बिना कैसे रह पाएगा? कहीं युवराज का मासूम दिल तोड़ने की वो गुनहगार तो नहीं बन रही? विराट भी तो उससे बहुत प्यार करता है, फिर वो कैसे इन दोनों को एक दूसरे से अलग कर पाएगी? कैसे? युवराज का चेकअप करके डॉक्टर ने बताया कि वैसे तो युवराज बहुत अच्छे से रिकवर कर रहा है, आप चाहें तो उसे स्कूल भेज सकते हैं, लेकिन मैं तो अभी यही कहूँगा कि अभी आप उसे स्कूल ना भेजें तो उसके लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर वो स्कूल जाएगा तो वहाँ बच्चों के साथ खेलेगा कूदेगा, जो अभी उसके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि अभी अंदर का जख्म पूरी तरह से ठीक नहीं है। अभी युवराज को बहुत केयर की ज़रूरत है, उसे अच्छी डाइट दीजिए और उसका हमेशा खुश रहना ज़रूरी है। उसका ज़्यादा रोना या गुस्सा करना या फिर किसी भी तरह से टेंस होना ठीक नहीं है। डॉक्टर अंकल, हम पिज़्ज़ा खा सकते हैं ना? और आइसक्रीम, चॉकलेट और युवराज खाने की चीज़ों के नाम ऐसे ले रहा था जैसे उन्हें खाने के लिए उसके मुंह में पानी आ रहा हो। युवराज को ऐसे देखकर सभी हंस पड़े। हाँ युवराज बेटा, तुम सब खा सकते हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा, मगर अपनी मम्मा का बनाया हुआ खाना, फ्रूट्स और दूध ये हर रोज़ लेना। अगर ये सब खाने का तुम प्रॉमिस करते हो तो मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद की चीज़ें खाने की परमिशन दे दूंगा। ओके प्रॉमिस, मम्मा जो कहेंगी हम वो सब खाएंगे, मगर आप मम्मा से बोलिए कि हमें हमारे पसंद की चीजें भी खाने दें। ये सुनकर सभी हंस पड़े। परिणीता हंसकर बोली, हाँ हाँ ठीक है, खाने दूंगी, मगर हर रोज नहीं। परिणीता की बात सुनकर युवराज ने बुरा सा मुंह बना लिया और परिणीता से कट्टी करके विराट से लिपट गया। युवराज की इस हरकत पर सभी को हंसी आ गई। डॉक्टर से चेकअप कराने के बाद परिणीता ने युवराज को घर छोड़कर ऑफिस जाना चाहा, मगर युवराज ने घूमने जाने की जिद की तो परिणीता को युवराज की खुशी के लिए विराट के साथ जाना पड़ा। घूमते समय विराट ने युवराज के साथ खूब मस्ती की। जो जो युवराज ने कहा विराट ने उसके लिए वो सब किया। घूमने के बाद जब रात का अंधेरा होने लगा तो परिणीता ने घर वापस लौटने के लिए कहा, पर युवराज को बहुत मजा आ रहा था, वो अभी लौटना नहीं चाहता था, मगर विराट ने उसे प्यार से समझाया तो वो मान गया। वापस लौटते समय रास्ते में परिणीता ने एक मंदिर देखा तो उसने विराट से गाड़ी रोकने के लिए कहा। विराट गाड़ी को रोककर बोला, क्या बात है परिणीता, तुमने यहाँ गाड़ी क्यों रुकवाई? परिणीता मंदिर की तरफ इशारा करके बोली, वो सामने मंदिर है, ऑफिस और घर के काम में मंदिर जाने का वक्त ही नहीं मिलता। आज मंदिर के सामने से ऐसे ही गुजर जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, फिर ना जाने कब वक्त मिले। अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा वक्त है तो मैं कुछ देर के लिए, तुम्हारे लिए तो पूरी जिंदगी है, थोड़े से वक्त की क्या बात है? परिणीता ने विराट को देखा, फिर नजरें झुकाकर युवराज की उंगली पकड़कर मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगी। विराट कुछ देर तक उसे जाते हुए देखता रहा, फिर वो भी उनके पीछे चल पड़ा। मंदिर के अंदर जाकर परिणीता ने पहले मंदिर के द्वार पर लगी घंटी बजाई, फिर अपने पर्स में से कुछ पैसे भगवान की मूर्ति के सामने रखकर फिर उनके आगे हाथ जोड़कर आंखें बंद करके कुछ देर खड़ी होकर प्रार्थना करने लगी। विराट परिणीता के पास खड़ा उसे देखता रहा। आज उसे परिणीता में एक अलग ही रूप नजर आ रहा था। साड़ी का आंचल अपने सर पर लिए वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसके इस सादा मगर बेपनाह रूप को देखकर विराट मंत्रमुग्ध होकर उसे बस देखता रहा। उसका मन बार बार यही कह रहा था, इतना पाक और इतना पवित्र रूप जिसके आगे फरिश्ते भी झुक जाएं। सारी दुनिया में भी अगर ढूंढ लूं तब भी ऐसा पाक और पवित्र रूप नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। प्रार्थना करके परिणीता ने अपनी आंखें खोली तो विराट जल्दी से उस पर से अपनी नजरें हटाकर दूसरी तरफ देखने लगा। परिणीता विराट को मंदिर में देखकर हैरान होकर बोली, तुम यहाँ मंदिर में? विराट पहले तो परिणीता के सवाल पर थोड़ा सा पका सा गया। उसे तो खुद नहीं पता था कि वो यहाँ क्यों और कैसे आ गया। विराट अटकते हुए बोला, वो हाँ वो हम बस ऐसे ही तुम लोगों के पीछे पीछे आ गए। युवराज मंदिर के बाहर दाना चुग रहे
कबूतरों के साथ खेल रहा था। चलो, अब अगर मंदिर में आ ही गए तो भगवान से प्रार्थना भी कर लो। तुम जानती हो परिणीता कि हम भगवान को नहीं मानते। हमारे लिए ये एक पत्थर की मूर्त के सिवा और कुछ नहीं है। तो फिर तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारे लिए। तुम आ रही थी तो हम भी तुम्हारे पीछे आ गए। अब आ गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इनके सामने झुक जाएंगे। परिणीता उसकी तरफ देखकर बोली, तुम भगवान से इतनी नफरत क्यों करते हो? क्या बिगाड़ा है इन्होंने तुम्हारा? इन्होंने हमारा संवारा क्या है? इतना कहकर रवि मंदिर से बाहर निकल गया। परिणीता ने भगवान के सामने हाथ जोड़कर सिर झुकाया, फिर विराट के पीछे बाहर आ गई। विराट परिणीता की तरफ देखकर बोला, एक बात बताओ परिणीता, तुम तो भगवान को इतना मानती हो ना? कितनी श्रद्धा, कितना विश्वास है तुम्हें इन पर। तो इन्होंने तुम्हें इतने दुख क्यों दिए? क्यों इन्होंने तुम्हें दुनिया के जुल्म सहने के लिए अकेले छोड़ दिया? तुम्हारे विश्वास और पूजों के बदले में इन्होंने तुम्हें क्या दिया? विराट के सवाल पर परिणीता खामोश रही तो विराट फिर बोला, बोलो परिणीता, है कोई जवाब तुम्हारे पास? परिणीता बोली, इन्होंने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। मेरा सहारा, मेरी हिम्मत बनकर वो हमेशा मेरे साथ रहे। जो बुरे हालात इंसानों ने मेरी जिंदगी में पैदा किए, उन हालातों से भगवान ने मुझे लड़ने की शक्ति दी। वरना मेरी जिंदगी जिस दोहराए पर आ चुकी थी, उस वक्त मरने के सिवा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। ये सारी दुनिया मेरा साथ छोड़ चुकी थी। मेरे अपने मुझे ठुकरा चुके थे, मगर उन हालात में भगवान ने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। हर वक्त मेरे साथ रहे, कभी मेरी हिम्मत बनकर तो कभी मेरा हौसला बनकर। अगर मुझे सहारे की जरूरत पड़ी तो सुरेखा दीदी के रूप में मुझे सहारा देने आ गए। पूनम जैसी दोस्त बनकर आ गए, जो मेरी हर मुश्किल में मेरे साथ होती है। हर वो इंसान जो मेरी मुश्किल घड़ी में मेरा मददगार बना, वो मदद भगवान की तरफ से ही थी। कभी कभी हमें दुखों में डालकर भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं, हमारे ईमान और विश्वास की परख करने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि वो हमसे प्यार नहीं करते। दरअसल जो उनसे ज्यादा प्यार करते हैं, उन्हें वो परीक्षा भी थोड़ी ज्यादा देते हैं और फिर उनकी मदद भी करते हैं। विराट उसकी तरफ देखकर बोला, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है परिणीता। तुम बुराई में भी अच्छाई ढूंढने की काबिलियत रखती हो, मगर हर किसी का दिल तुम्हारे जैसा नहीं होता, और ये दिल भी तो भगवान ने ही दिया है। विराट परिणीता की बात का कोई जवाब नहीं दे पाया। फिर कुछ सोचकर वो परिणीता को देखकर बोला, तुम्हें यकीन है कि भगवान से जो मांगो वो देते हैं? हाँ, जरूर देते हैं। अगर श्रद्धा और विश्वास से मांगेंगे तो वो दिल की हर मुराद पूरी करेंगे। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि तभी मंदिर के पुजारी जी प्रसाद लेकर उनके पास आए तो परिणीता ने बड़े आदर से झुककर उनके पांव छुए। परिणीता को देखकर विराट भी उनके पैरों में झुक गया तो पुजारी जी ने दोनों को एक साथ आशीर्वाद दिया। भगवान जोड़ी बनाए रखे, सदा सुहागन रहो बेटी। पुजारी जी ने जब उन्हें आशीर्वाद दिया, ठीक उसी वक्त मंदिर की घंटी बजी। परिणीता ने चौंक कर उस तरफ देखा तो पुजारी जी मुस्कुराकर बोले, लो, भगवान का भी आशीर्वाद मिल गया। बहुत खुशकिस्मत हो तुम दोनों। परिणीता जल्दी से बोली, मगर पंडित जी, आप गलत समझ रहे हैं, ये मेरे पति। परिणीता की बात पूरी करने से पहले ही विराट बीच में बोल पड़ा, धन्यवाद पंडित जी, आपके आशीर्वाद की ही जरूरत थी। परिणीता ने उसे गुस्से से घूरते हुए देखा तो विराट पुजारी जी से बोला, प्रसाद दीजिए ना पंडित जी। विराट ने प्रसाद लेने के लिए उल्टा हाथ आगे कर दिया तो पुजारी जी मुस्कुराकर बोले, लगता है पहले कभी प्रसाद नहीं लिया। भगवान का प्रसाद लेने के लिए उल्टा हाथ नहीं, सीधा हाथ आगे करते हैं बेटा। ओह सॉरी। फिर विराट ने सीधा हाथ आगे कर दिया तो पुजारी जी ने मुस्कुराकर विराट के हाथ में प्रसाद रख दिया। प्रसाद मिलता देखकर युवराज भी प्रसाद लेने भाग कर आया और प्रसाद लेने के लिए अपने हाथ पुजारी जी के आगे कर दिए तो परिणीता ने उससे कहा, युवराज, पहले पंडित जी के पांव छूकर प्रणाम करो। युवराज ने पुजारी जी के पांव छुए तो पुजारी जी ने मुस्कुराकर उसे आशीर्वाद दिया, दीर्घ आयु भवा। फिर मुस्कुराकर उसे प्रसाद देकर चले गए। प्रसाद खाकर युवराज फिर से खेलने चला गया। पुजारी जी के जाने के बाद परिणीता विराट से गुस्से में बोली, तुमने मुझे पुजारी जी को सच क्यों नहीं बताने दिया? अब पुजारी जी के आशीर्वाद देने से कौन सा तुम मेरी पत्नी बन जाओगी? तो फिर क्या जरूरत है उनके दिए आशीर्वाद का अपमान करने की? फिर विराट परिणीता के पास आकर उसे छेड़ते हुए बोला, वैसे परिणीता, उनका दिया आशीर्वाद कहीं सच ना हो जाए, कहीं तुम इस बात से तो नहीं डर रही हो ना? परिणीता गुस्से से आंखें तरेड़ कर बोली, मुझे तुम्हारी तरह गलत फहमियां पालने का शौक नहीं है।
इतना कहकर वो गुस्से से मुंह बनाकर युवराज के पास जाकर उसकी उंगली पकड़कर मंदिर की सीढ़ियां उतरने लगी। विराट खड़ा मुस्कुराते हुए उसे देखता रहा। परिणीता के जाने के बाद विराट ने मंदिर में रखी भगवान की मूर्ति की तरफ देखा, फिर धीरे धीरे चलता हुआ मंदिर के अंदर चला गया और भगवान की मूर्ति के सामने खड़ा हो गया और मूर्ति को देखने लगा। उसके कानों में परिणीता के कहे शब्द गूंज रहे थे, अगर श्रद्धा और विश्वास से मांगोगे तो वो दिल की हर मुराद पूरी करेंगे। परिणीता की कही बात याद करके विराट बोला, हम आप पर विश्वास नहीं करते और न हमारे दिल में आपके लिए कोई श्रद्धा है, मगर हम उस पर विश्वास करते हैं जो आप पर अटूट विश्वास करती है, जिसने हमारी वजह से इतने दुख सहे कि अगर कोई और होता तो अब तक टूट कर बिखर चुका होता। मगर उन हालातों में भी उसने आपसे मुंह नहीं मोड़ा, बल्कि वो तो आपकी तारीफ करती है। हम नहीं जानते कि उसकी बातों में कितनी सच्चाई है, मगर वो कह रही है तो उसकी हर बात सच है। वो कहती है कि अगर कोई सच्चे दिल से आपसे कुछ मांगे तो आप जरूर देते हैं। फिर विराट भगवान के सामने अपने दोनों हाथ जोड़कर बोला, अगर ये सच है तो हमें हमारा प्यार दे दीजिए। बहुत प्यार करते हैं हम उससे और उतनी ही वो हमसे नफरत करती है। हम जानते हैं कि उसकी नफरत गलत नहीं है, मगर हमें बहुत तकलीफ होती है उसकी आंखों में अपने लिए नफरत देखकर। हमें तकलीफ होती है उसे तकलीफ में देखकर। तकलीफ होती है जब वो अकेली दुख सहती है और हमें अपने दुख में शरीक नहीं करती। बहुत तकलीफ होती है भगवान, बहुत तकलीफ होती है। ये दुनिया आपको भगवान कहती है। लोग कहते हैं कि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं, आप नामुमकिन को मुमकिन कर सकते हैं। तो फिर परिणीता के दिल में हमारे लिए प्यार पैदा कर दीजिए। ऐसा कोई चमत्कार कीजिए कि वो पुराना सब कुछ भूलकर हमारे प्यार को अपना ले, हमें माफ कर दे। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? अगर अगर आपने हमारी जिंदगी में ये चमत्कार कर दिया तो फिर हम आपके सामने अपना सर झुका लेंगे। अभी कुछ देर पहले आपके ही पुजारी ने अनजाने में हमें जो आशीर्वाद दिया, क्या आप उस आशीर्वाद को सच कर सकते हैं? अगर ऐसा हुआ तो आपसे हमारा वादा है कि जिस दिन परिणीता हमारी हो जाएगी उस दिन हम परिणीता के साथ सबसे पहले आपके इसी मंदिर में आकर नतमस्तक होकर आपकी पूजा करेंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर जिंदगी में फिर कभी आपकी शक्ल नहीं देखेंगे। ये भी हमारा वादा है आपसे। तभी पीछे से किसी ने घंटी बजाई तो विराट भगवान को नमस्कार करके वहां से चला गया। आगे क्या होगा? मैनेजर और कौन सा मंसूबा बना रहा है परिणीता के लिए? क्या परिणीता के दिल में अब प्यार के एहसास जगने लगे हैं? क्या परिणीता की जिंदगी में आने वाली घटनाएं उसे विराट के करीब ले आएंगी? देखिए इस कहानी के अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन बाय बाय।